अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो कुछ टर्म्स हैं, इनको हम डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट वन इज रिजल्टेंट वेक्टर, देन टार्क, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर में ये होता है कि एक जो वेक्टर है, ठीक है, दो ये वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए जो वेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। यानी सम ऑफ सारे वेक्टर्स, जितने भी सम ऑफ वेक्टर्स हैं, उनको हम जो सम को रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर से, उसको डोनेट करते हैं, वो क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। सो इट इज अ सिंगल वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर टू बी एडेड। व्हाट इज अ टार्क? टार्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द लेंथ की, इसकी मूवमेंट आर्म की, ठीक है। तो टार्क क्या है? टार्क इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। यानी किसी भी बॉडी में अगर कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग सम स्पैनर टू ओपन दैट नट, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? उसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्पैनर पे, ठीक है। और जो स्पैनर का हैंडल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी मूवमेंट आर्म को, टू ओपन दैट नट। तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लेंथ एंड टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। और यूनिट ऑफ द टार्क है न्यूटन मीटर। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का मीटर। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो टार्क का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ द मास। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द मास? सेंटर ऑफ द मास के बारे में हमने पढ़ा था। कोई भी बॉडी है उसका क्या होता है? मास उसके सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम उस पॉइंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या करेगी? वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है, विदाउट रोटेशन। यानी फोर्स अप्लाई करते हैं अगर हम उस पॉइंट पे, तो बॉडी क्या करेगी? वो रोटेट नहीं होएगी, ठीक है। और सेंटर ऑफ द मास ऐसा पॉइंट होता है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी? ग्रेविटी कहाँ होती है? जहाँ पे बॉडी का होल वेट लाई करता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली डाउनवर्ड, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है बॉडी के वेट पे। दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mg, w इज इक्वल टू mg। सो यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ फोर्स। सो पॉइंट वेयर दैट द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। आगे आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टार्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दैट हैव सेम डायरेक्शन। यानी ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन भी क्या आएगी? सेम। और अनलाइक मींस दे हैव सम ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। पैरेलल होंगी और क्या होंगी? उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फोर्सेस क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है ना यहाँ पे, यानी एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। तो ये कौन सी है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये वाली फोर्स जो F2 है, इसको अगर मैं यहाँ पर अपवर्ड ले आती हूँ, ठीक है, F2 को अगर ऐसे कर देती हूँ, अब ये क्या हो गई है? ये सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है और क्या हो गई है? पैरेलल हो गई है। तो ये क्या हो जाएंगी? लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और डिफरेंस बिटवीन द टार्क एंड कपल। अच्छा, टार्क और कपल में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। टार्क इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द फोर्स दैट हैज कैपेसिटी टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट एक्सिस। यानी टार्क बेसिकली क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लेंथ, यानी किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए यूज होता है। व्हाइल फोर्स इज डिस्क्राइब एज अ पुल और पुश एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ टार्क एज अ ट्विस्ट, ठीक है। तो टार्क को हम एक सिंपल ट्विस्ट की फॉर्म ले सकते हैं, यानी कि जो हल्का सा जो ट्विस्ट या टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है टार्क। लेकिन कपल क्या है? इन स्पेशल केसेस व्हेन अप्लाइड फोर्सेस वेक्टर ऐड टू जीरो द फोर्स इज कॉल्ड अ कपल। यानी जब हम फोर्स के वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? वो जीरो आएगा। तो वो फोर्स क्या होगी? वो कपल होगी, ठीक है। और उसकी मूवमेंट क्या होगा? वो टार्क। यानी फोर्स क्या होगी? वो कपल है, यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना टार्क पे, उसमें अप्लाई करें बॉडी के लिए, तो वो कपल है। जबकि जो मूवमेंट उसमें प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? टार्क होगा। सो रोटेशन force that produce no movement of the force
द मूवमेंट ऑफ द कपल इज अ टॉर्क। फॉर एग्जांपल व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, एक ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को अगर टर्न कर रहा है, ही एक्सर्ट टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, यानी देखें आप फोर्स तो वो स्टीयरिंग पे लगा रहा है लेकिन एक वो अपवर्ड लगा रहा है फोर्स स्टीयरिंग पे, ठीक है, एक अपवर्ड लगा रहा है और एक क्या लगा रहा है, डाउनवर्ड, यानी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द कपल इज टॉर्क। Next is the difference between stable and unstable and neutral equilibrium. स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है, इसमें क्या है कि जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसमें कोई भी बॉडी जब उसको हम उसके रेस्ट पोजीशन से मूव कराते हैं, ठीक है, उसकी जो जी है, ठीक है, उसको हम उसके इनिशियल पॉइंट से हम मूव कराएंगे, बेस हमारे पास सेम रहेगी, बेस को हमने नहीं चेंज करना। ये जो बुक की बेस है इसको हम जी, ये जो स्पॉट है ये हमारे पास क्या है, जी का स्पॉट, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। अगर हम इसको राइज करते हैं तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो होती है ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें ये होता है कि बॉडी जो सी है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लाइज अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जो सस्पेंशन का पॉइंट है ना उससे वो अबव होगा। तो क्या होगा, इन केस हमारे पास बॉडी उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस नहीं आ सकेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जैसे पेंसिल है हमारे पास, व्हेन द रॉड इज स्लाइटली डिस्टर्ब इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, यानी अगर हम इसको रॉड कंसिडर करते हैं तो अगर हम इसकी पोजीशन को छेड़ते हैं तो क्या होगा, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर्ड, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगी एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ इट्स वेट लाइट आउटसाइड द बेस ऑफ द रॉड एंड द टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द रॉड टॉपल इट डाउन। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास कोई भी बॉडी है उसका जो जी का पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। व्हेन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एज बोथ द बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देयर इफ अ बॉल इज रोल्ड इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नीदर राइज नॉर लोअर, यानी हमने क्या किया कि बॉडी जो मतलब बॉल है इसको जब हमने रोल कराया तो अब ये अपनी इस पोजीशन, पहले तो यहाँ पर थी ना ये, ठीक है, रोल डाउन होके किधर आ गई इधर, लेकिन अब क्या हुआ है, इसका जो जी का पॉइंट है वो तो उधर का उधर ही है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, यानी यहाँ वो ऊपर गया, ना राइज हुआ ना लोअर हुआ। तो इन केस जो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या है हमारे पास, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम पे ही है, तो इस केस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प अस टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन वेक्टर्स को हम एड अप करते हैं बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। So the line that is joining the tail of the first vector with the head of the second vector represent the resultant vector. So basically हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को जो वेक्टर A है उसको हम वेक्टर B के साथ ऐसे अटैच करेंगे, ऐड करेंगे जैसे जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है उसके साथ टेल को ज्वाइन करेंगे और हेड के साथ हेड को। तो ये हमारे पास है हेड टू टेल रूल, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। Next question number 4.5 is how a force can be resolved into its rectangular components। तो हम जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ उसको बोलेंगे फोर्स या वेक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप द वेक्टर इनटू देयर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी एक जो फोर्स का वेक्टर है उसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, लॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम शो हो रही है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, जिसकी ओरिजिन से है ये, और यहाँ पर ये डायरेक्शन अपनी शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर देती हूँ इसके कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, एक होगा अलॉन्ग द वाई एक्सिस और एक होगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो ये आ जाता है जी, एक वेक्टर आ गया यहाँ पर, ये फोर्स का वेक्टर कौन सा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स जो बनेंगे ना वो एक वेक्टर इस तरह से आएगा, यानी टेल के साथ देखें, और यहाँ पर जो अगला है ये इसकी टेल इसके साथ और ये हेड के साथ ये ऐसे ज्वाइन होगा, यानी ये वाई एक्सिस के साथ आ रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गए वेक्टर्स
रेजोल्यूशन हमने इसको रिजॉल्व कर दिया ऑन इट्स कंपोनेंट्स। तो इसी तरह इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर जो हमारे पास ओ ए है लाइन, यानी ये वाली ओ ए इज इक्वल टू सम ऑफ, यानी ये क्या रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, यानी ये ओ बी प्लस ये वाला वेक्टर बी ए। तो यहाँ पे ओ ए हमारे पास क्या है, फोर्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओ बी है और एफ ऑफ वाई क्या है, बी ए। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे रिजल्टेंट उसके कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू आवर राइट एंगल ट्राइंगल, जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करके, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला कॉस थीटा का, जिसमें हमारे पास बेस इन्वॉल्व है। ठीक है, हम कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमने बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज करके यहाँ से हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो कॉस थीटा इज इक्वल बाय टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एफ ऑफ एक्स बाय एफ। ठीक है, तो ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल बाय टू एफ कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हम एफ ऑफ वाई यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो ये कैसे आएगा, साइन थीटा इज इक्वल बाय टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये जो एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ वाई ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये चीज। ठीक है, ये जो एफ है ना, एफ वेक्टर, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज इक्वल बाय टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर एफ ऑफ वाई आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हम एफ ऑफ वाई निकालेंगे। तो ये जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमारे पास आ रहा है, ये क्या आ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स के वेक्टर की। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एफ इधर चला जाएगा क्वेश्चन के, ठीक है, डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। वाई अ बॉडी इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो बॉडी, किसी भी बॉडी को हम कैसे कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, जब हमारे पास किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, कोई भी नेट फोर्स पे एक्ट नहीं हो रही, तो बॉडी किस स्टेट में होगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, यानी नेट फोर्स जीरो होगी, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन एट रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी क्या करेगी, या तो वो रेस्ट पे रहेगी या फिर वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, और एक लेवल रोड पे मूव कर रही है। इसी तरह से एक एरोप्लेन है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्लाई कर रहा है। तो ये सारी बॉडीज क्या हैं, ये हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन देयर मूवमेंट्स। अच्छा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि दो तरह की कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट में ये सी दैट बॉडी एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, यानी अगर उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रही है वो जीरो है, तो वो बॉडी जो सी है इन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिफाई द सर्टेन कंडीशन। दे आर द टू कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से वो जो है उनकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो होनी चाहिए, जो सेकंड है उसमें जो टर्निंग इफेक्ट है ना, सम ऑफ द टॉर्क, वो जो है वो जीरो होगा। ठीक है, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, a body is said to be satisfied the first condition of equilibrium is resultant of all the force that are acting on it zero, यानी जितनी भी फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट हो रही हैं उनको अगर हम सम अप करते हैं तो वो क्या होंगी, शुड बी जीरो। ठीक है, यानी नेट फोर्स जीरो होगी, तो फिर वो बॉडी क्या सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ दैट इक्विलिब्रियम। यानी कि हम अगर सम, अब वो जो सम है ना, जो हमने प्लस का साइन यूज किया, तो उसको हम इस सिग्मा से हम डोनेट करते हैं, ये इसका ग्रीक लेटर है, उसके आगे हम एफ डाल के इक्वल टू जीरो, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की है। और अच्छा, इसके हम जो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस हैं, फोर्सेस मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में हम फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या हो सकती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक्ट हो सकती है। तो
यानी कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकती है और वाई एक्सिस भी हो सकती है। तो फोर्स जितनी भी है एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे, ठीक है, एक्स कंपोनेंट्स जो है फोर्स के, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के अलॉन्ग वन, यानी फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, वो सब का समीशन क्या होगा, 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। अच्छा, why there is a need of the second condition of equilibrium is body satisfies the first condition of equilibrium। तो हमने स्टडी किया था कि बॉडी जो सी है उसको अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, और बट वो ऑपोजिट है टू ईच अदर, ठीक है, तो बहुत लाइन ऑफ एक्शन का इसमें आ जाता है थोड़ा सा, यानी अगर जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ना, यानी बॉडीज पे तो लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स तो एक्ट हो रही है लेकिन वो फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन वो ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। अब इन केस क्या होगा, हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा। तो देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये एक्ट कर रही हैं दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या आ रही है, वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, वो सेम है। यानी ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्सेस इस लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल पैरेलल है, यानी दो फोर्सेस हैं जो ऑपोजिट हैं लेकिन वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। जबकि जो सेकंड है उसमें क्या शो हो रहा है कि दो फोर्सेस हैं जो ऑपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं, लेकिन उनकी जो अब लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो गई है, यानी ये फोर्स जो है इस लाइन के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। इन केस क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास टर्निंग इफेक्ट या टार्क प्रोड्यूस होगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ टार्क, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। So what is the second condition of equilibrium? Second condition of equilibrium is a body satisfied the second condition of equilibrium when the resultant torque acting on it is 0, यानी कि टर्निंग इफेक्ट या टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका सम वो क्या हो, 0 हो। Okay, question number 4.10 is give an example of a moving body which is in equilibrium. So a car is moving with some uniform velocity on a level road, and an aeroplane that is flying in air is the example of are the bodies that are moving with some uniform velocity and they attain some equilibrium, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल ये कार की और एक है पैराट्रूपर की। ये पैराट्रूपर्स क्या होते हैं, जो कि पैराशूट में इनके वो फ्रॉम द above the sky down to earth मूव कर रहे होते हैं with some terminal velocity, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि पुल फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, जो पैराशूट पे एक्ट हो रही है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। इस तरह से जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उसमें उसको बैलेंस करके उसको मूव करवाएगा, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास आ रही है, उसमें इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4.11 इज थिंक ऑफ अ बॉडी दैट इज इन रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, यानी एक बॉडी है जो रेस्ट पे, अब रेस्ट पे कोई बॉडी हो तो हम तो ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एग्जांपल उन्होंने ऐसी मांगी है कि जिसमें बॉडी रेस्ट पे हो पर वो इक्विलिब्रियम पे ना हो। सो आवर आंसर इज रेस्ट इम्प्लाइज स्टेशनरी, इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 0, देयरफॉर bodies in equilibrium could be moving, for example a skydiver at terminal velocity where resistive forces are equal to the force of the gravity. This means that a body can be in equilibrium and not at rest, but a body at rest must be in equilibrium, यानी कि एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, वो क्या होगी, लाजमी नहीं है कि वो रेस्ट पे हो, यानी कोई मूविंग बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो जोन्स है वो भी इक्विलिब्रियम पे है, यानी वो रेस्ट पे, लाजमी नहीं जो बॉडी रेस्ट पे हो वो इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या होगी, that must be in equilibrium, otherwise it would move. So to answer the question it is impossible. So ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करना आसान नहीं है, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे है। Why a body cannot be in equilibrium due to the single force acting on it? So our answer is no, because with only a single force present the body will accelerate infinitely in the
डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, यानी कि अगर सिर्फ एक सिंगल फोर्स हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होगी तो हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगी, ठीक है। और अगर कोई भी फोर्स अगर अकेली है, ठीक है, तो उसके साथ क्या है कि बॉडी क्या करेगी, उसकी डायरेक्शन में या फिर उसकी ही उसमें मूव करेगी, ठीक है। और मतलब उसके इन्फ्लुएंस में रहेगी ना उस एक सिंगल फोर्स के। लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें एक और फोर्स की ज़रूरत है, या तो वो उसके इक्वल होगी, ठीक है, या तो वो उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेकंड फोर्स की ज़रूरत है। तो वो क्या करती है, नल वेक्टर फोर्स को राइज देती है। यानी कि नल वेक्टर का मतलब ये है कि वो बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आती है, यानी वो उस फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, ठीक है। द बॉडी कैन बी इन रेशनल इक्विलिब्रियम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द सिंगल फोर्स। तो बॉडी जो सी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द सिंगल फोर्स। अगर हम सिंगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, स्टेबल अनस्टेबल में नहीं होगी। Question number 4.13 is why the height of the vehicle is kept as low as possible. It is because the whole weight of the body acts on the center of the gravity. So in case of a racing car, center of the gravity must be close to the earth so that there are the less chances of overturning of the car. If the car is high, it is easy to produce the torque in a car due to the large momentum, and the car can take the some or forward roll. यानी कि क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास कार की जो बॉडी की जो है यानी कि सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वो लोअर होगी, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या करेगा, उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। सो इन केस ऑफ रेसिंग कार, यानी रेसिंग कार्स में बेसिकली क्या किया जाता है कि उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लोअर टू डाउन टू द अर्थ रखा जाता है, जिसकी वजह से कार में यानी जब आप उसको मूव कराते हैं तो द रोड, तो उसमें उसके जो उलटने के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सो इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस द टॉर्क इन अ कार ड्यू टू लार्ज मोमेंट आर्म, यानी अगर मोमेंट आर्म बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी उसकी ग्रेविटी हाई हो जाएगी तो उसका मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाएगा, यानी लेंथ टू फ्रॉम ग्रेविटी की वो जो है आज से वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे टॉर्क यानी कि कार के उलटने के या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। Explain what is meant by stable, unstable and neutral equilibrium and give example of each. तो ये stable, unstable और neutral equilibrium हमने अपने जो लास्ट लेक्चर से हमने स्टडी किए थे, तो आप वहाँ पे इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसको सा बता देती हूँ कि स्टेबल में ये होता है कि बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर देती है जब हम उसकी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है, ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे जब हम उसको हटाते हैं या मूव कराते हैं तो बॉडी अपनी एक ओरिजिनल थोड़ा सा जब हम उसको मूव कराते हैं ना फ्रॉम देयर बेस को नहीं चेंज करना, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को स्टेन कर लेती है। तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी में हमारे पास ये चीज़ होती है कि बॉडी अपनी जो प्रीवियस पोजीशन होती है यानी जिस स्टेट में वो इक्विलिब्रियम में होता है उस दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी अब जैसे बुक है इसको हमने राइज किया वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें अभी जैसे पेंसिल है, ठीक है, इसको हमने सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है इसका वो क्या था, वर्टिकल था, ठीक है। अब हम ये जब पेंसिल ड्रॉप हुई तो क्या हुआ कि वो उसका बैलेंस अटेन नहीं हो सका, तो ये हमारे पास आ जाती है, यानी वो अपनी अब ओरिजिनल पोजीशन पे बॉडी नहीं आई ड्रॉप होने के बाद, तो ये आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी की जो जी का पॉइंट है वो क्या होता है, वो एक न्यू पोजीशन पे रहता है, यानी कि चेंज होने के बाद वो अपनी एक न्यू पोजीशन अटेन कर लेगा बॉडी, और उसकी जो जी का पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। सो इफ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया लेकिन उसकी जो जी की पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। सो ये हमारे पास होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।